हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज से हम सीटेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे हमारी तैयारी में कोई कमी ना रहे हमारी तरफ से। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा बाल विकास का पहला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम होता क्या है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को इंग्लिश में डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, और यह प्रोग्राम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन के लिए शुरुआत की गई थी, जिसमें हमारा 85% जो धन होता है वो केंद्र सरकार लगाती है, और हमारा जो 15% धन होता है वो राज्य सरकार लगाती है। इन दोनों के द्वारा ही ये हमारा कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो जो हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष लागू किया गया था, तो जो डीपीईपी है इसकी शुरुआत हमारा 1993 में हुआ था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोब्रेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया। पहला गेंद का खेल, दूसरा आकृतियों का खेल, तीसरा ब्लॉक का खेल या सभी। तो हमें पता है कि जो हमारी किंडरगार्टनर की शिक्षा पद्धति के जो जन्मदाता थे वो फोब्रेल थे। वो उनका मानना था कि अगर बच्चा गेंद को पकड़ेगा, गिराएगा या लुढ़काएगा या छुपाएगा, तो ये सब चीज़ों को करते करते वह उसके बारे में, उसके वजन के बारे में, उसके चाल के बारे में, उसमें कितना गुरुत्वाकर्षण लग रहा है या उसका समय क्या था, ये सब का ज्ञान भी उसको मिलता रहेगा। इसका कलर क्या था, आकार क्या था। तो इस खेल के द्वारा बच्चे आनंद के साथ ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने जो खेल पे बल दिया था वो गेंद के खेल पे बल दिया था, कि बच्चा गेंद को खेलते खेलते उसकी गति, उसके समय को भी समझता रहेगा साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। ए जुड ने, सेकंड राइस और कॉनमैन ने, थर्ड विलियम वुंट ने, तो फोर कॉलिसवर्थ ड्रेवर ने। तो हमें पता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता ही हमें वुंट को कहा जाता है, तो इसलिए हमारे प्रयोगात्मक विधि के जो सर्वप्रथम प्रस्तावित किए थे वो हमारे विलियम वुंट यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। ऑप्शन 1 आत्मकेंद्रिकता, ऑप्शन 2 यथार्थवाद, ऑप्शन 3 सजीवतावाद या ऑप्शन 4 व्यक्तिवाद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिवाद, क्योंकि जो प्रदर्शित करना होता है बच्चा अपने आप में आम केंद्रित होगा, अपने बारे में सोचेगा तो वो अपने आप को पहचान पाएगा। यथार्थवाद मतलब होता है या वास्तविकता से जोड़कर जो वो अपना चिंतन करता है तब भी उसको समझ में आता है, और सजीव चीज़ों को देखकर वो सीखता तो है ही। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन गलत हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण है। ऑप्शन 1 संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम प्रयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। सेकंड शिक्षकों की अनुपलब्धता, अनुपलब्धता मतलब होता है उनकी एब्सेंस में, से निपटने का एक उपाय है। थर्ड स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन को प्रोत्साहित करता है। चौथा विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। तो समूह शिक्षण क्या होता है? समूह शिक्षण विद्यार्थियों की उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। जरूरी है कि बच्चों को ग्रुप में बांट दें, और तभी उनकी जो ये ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है, ये कम पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है, तभी हमारा शिक्षण होगा। ये तो हमारा ज़रूरी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। हमारा थर्ड क्या है, स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच उनकी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, यानी कि बच्चों जब ग्रुप बना देंगे, उनके बीच से कंपटीशन करवाएंगे तभी शिक्षण हो पाएगा। ये जरूरी नहीं है। ऐसे बच्चों में गलत सोच बनेगी कि ये हमने इससे जीतना है या इनसे हारना है, वो गलत सोचते जाएंगे और उनके में भेद आने लगेगा मन में। तो हमारा थर्ड भी गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। अनुपलब्धता मतलब होता है उनकी एब्सेंस, कि हमने ग्रुप बना दिया और टीचर उस समय प्रेजेंट नहीं है और बच्चे अपना ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए तो हमारा समूह शिक्षण तो होता नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बच्चा क्या ऑप्शन नंबर 1 वो क्या था, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम प्रयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। कोई चीज़ है जो हमें खेल है वो हमें ग्रुप में ही सिखा सकते हैं, या हमें कोई स्टोरी है करना है वो भी हम ग्रुप में करना है, या हमें कोई प्रोग्राम करना है वो सब ग्रुप में, हमें रुचि बनाना है या किसी चीज़ का मॉडल का इस्तेमाल करना है तो हमने अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाने के लिए ही हम उनका ग्रुप बनाते हैं, ना कि उनके अंदर भेद डालने के लिए कि कौन तेज़ है, कौन कम है, कौन ग्रुप में अच्छा है, कौन कॉम्पिटिशन में आगे निकलेगा, इन सब चीज़ों के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? पहला मरे ने, सेकंड रॉबर्ट ने, थर्ड बेलक या फोर रोजनविंग ने? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बेलक ने बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। पहला, विद्यार्थियों से उनका गहरा करवाना, दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, तीसरा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, चौथा, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो किसी शिक्षक के लिए क्या चुनौती सबसे बड़ी प्रश्न पत्र तैयार करना होता है? बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा शिक्षण का भाग होता है कि बच्चों को कितना ज्ञान अभी तक प्राप्त हुआ है, उसको टेस्ट करने के लिए परीक्षा कराया जाता है, प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। इसलिए हमारा ये कोई चुनौती नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो कोई बच्चा अगर अनुशासन में है तभी वो टीचर अच्छा शिक्षक माना जाएगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा ये भी कोई चुनौती नहीं मानी जाएगी। हमारा फर्स्ट हो जाएगा विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना। अगर कोई बच्चा घर से होमवर्क कंप्लीट करके ला रहा है, वह समय पे अपना कार्य पूरा कर रहा है, तो टीचर वो तभी उसके लिए एक चुनौती होगी कि उसको गृह कार्य करवाना ही करवाना है। ये कोई चुनौती नहीं है, ये हमारी ड्यूटी होती है, किसी शिक्षक की ड्यूटी होती है कि बच्चे ने कितना ज्ञान है, उसको घर पे जाके वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और गृह कार्य को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारा शिक्षण का भाग आता है, ना कि किसी तरह की प्रकार की चुनौती होती है। हमारा सेकंड हो जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। बिल्कुल, किसी भी शिक्षण को देने से पहले बच्चे को उसमें कितनी रुचि आ रही है, कितना आनंद आ रहा है, वो कितना उसमें जिज्ञासा दिखा रहा है, सबसे ज़रूरी यही अधिगम में होता है। तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि किसी भी ज्ञान को देने से पहले बच्चे के लिए वैसा वातावरण तैयार करना, माहौल बनाना कि बच्चे उस माहौल में अपने आप को कंफर्ट करके उस चीज़ को ध्यान से सुने और समझें, यही हमारा सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। फर्स्ट, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। सेकंड, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। थर्ड, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। फोर्थ, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को बिना किसी जाति, धर्म, उसकी बुद्धि या उसके स्तर को या उसके क्षेत्रीय भाषा के आधार पर कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। सभी को समान प्रकार से एक ही कक्षा में शिक्षा देना ही हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इससे हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 2, 3, 4 क्यों नहीं होंगे, चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 था हमारा शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये तरीका अपना के सभी बच्चों को बराबर सिखा सके, क्योंकि सभी बच्चों की सीखने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रख के पढ़ाना होता है कि किस स्तर पे हम बच्चों को बताएं कि हर बच्चे को समझ में आए, जो ना कि अलग अलग विद्यालय बनाना कि निम्न स्तर के लिए अलग है, उच्च स्तर के लिए अलग है, दिव्यांगों की अलग है। ऐसे तो हमारा समावेशी शिक्षा का हमारी परिभाषा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी कि हम एक ही कक्षा में सभी को समान शिक्षा दे पाएं। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। पहला, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। सेकंड, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। थर्ड, व्यक्तिगत विविधताओं का अध्ययन। फोर्थ, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाए उपयुक्त सभी। सभी हमारे बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना। सेकंड, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो। थर्ड, व्यवहारिकता का निर्माण करना। चौथा, सभी। तो एक शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, व्यक्तियों के निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, और व्यवहारिकता का निर्माण भी करता है। तो हमारा सभी शिक्षा के उद्देश्य हो जाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है, मैकडूगल का है, कि थर्ड टीपी नन का है, या चौथा रॉस का है? तो हमारा जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन हमारा हरलॉक का है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है समान बुद्धि का, अभिवृत्ति का, विशिष्ट बुद्धि का, या अभिक्षमता का? तो बिने साइमन परीक्षण किया जाता है समान बुद्धि का, क्योंकि यह बुद्धि का पहला परीक्षण था जिसे बिने और साइमन ने विकसित किया था, जो सामान्य बुद्धि के लिए था, ना कि विशिष्ट बुद्धि के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला शारीरिक स्वास्थ्य, सेकंड मानसिक योग्यता, थर्ड थकान या सभी। तो संवेगात्मक विकास का मतलब होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट क्या प्रभावित करता है। एक शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे इमोशंस भी वैसे ही डेवलप होंगे। मानसिक योग्यता, बिल्कुल ये भी हमारा डिपेंड करता है हमारे इमोशंस पर। थकान, अगर हम थके हुए हैं, हमारा शरीर ही थका हुआ है तो हमारी इमोशंस भी फर्क पड़ेगा। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है सभी, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसका है। तो यह सिद्धांत एक तरह से और पूछा जाता है, ये योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसका है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत पूछ ले या सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सिद्धांत, तो ये दोनों में से अगर आपसे कुछ भी पूछ ले तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका डार्विन का, क्योंकि डार्विन ने अपनी बुक जो थी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रयोग किया था। और उनका मानना था कि अस्तित्व के संघर्ष में सबसे उपयुक्त और व्यवस्थित व्यक्ति सफल होते हैं, क्योंकि जो कोशिश करता है वही सफल हो पाता, उनका मानना था, और वही स्पीसीज आगे बढ़ पाते हैं। तो उन्होंने सर्वाधिक उपयुक्त जीविता का अपना प्रयोग किया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डार्विन। तो आज के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।